हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कंप्लायंस के बारे में जो हर एम्प्लॉयर को पता होना चाहिए, जो कि है ईपीएफ रजिस्ट्रेशन यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड रजिस्ट्रेशन। अगर आपके पास 20 या 20 से ज़्यादा एम्प्लॉयज है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ईपीएफ रजिस्ट्रेशन की तरह। तो बिना देर के लेट्स गेट स्टार्टेड। ईपीएफ यानी एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इंडिया में एक गवर्नमेंट बैक्ड रिटायरमेंट स्कीम है, जहां पर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों एक डेडिकेटेड अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड के लिए। ये अमाउंट इंटरेस्ट के साथ और टाइम के साथ एक्यूमुलेट होता जाता है और इस अमाउंट को आप कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस जैसे रिटायरमेंट या फिर अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पर विड्रॉ कर सकते हैं। ईपीएफ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है अगर आपके बिजनेस में 20 से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, और ये रजिस्ट्रेशन आपको 1 महीने के अंदर अंदर करना पड़ता है, नहीं तो पेनल्टी लग जाती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अगर आपके एम्प्लॉयज 20 से कम हो गए हैं तब भी आपको ईपीएफ का कंप्लायंस कंटिन्यू रखना पड़ता है। इसके साथ ही अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो 20 एम्प्लॉयज से कम वाली ऑर्गेनाइजेशंस को भी ईपीएफ की पेरिफेरी में ला सकते हैं एक नोटिस देके। और हाँ, हर एम्प्लॉय को ईपीएफ उसकी ज्वाइनिंग के डे 1 से ही मिलता है, लेकिन डिडक्शन और गवर्नमेंट को पेमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो एम्प्लॉयर की रहती है। अब बात करते हैं ईपीएफ कंट्रीब्यूशन की। जैसे कि बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन 2 पार्ट में होता है। एक होता है एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, एक होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है 12% ऑफ सैलरी, वहीं एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है 13% ऑफ सैलरी। सैलरी का यहाँ पे मतलब है बेसिक सैलरी से। अगर आपके एम्प्लॉयज 20 या उससे कम है तो ये रेट हो जाता है 10% ऑफ बेसिक सैलरी दोनों के लिए। ये पैसा डायरेक्टली ईपीएफओ के पास जाता है और एम्प्लॉय के फ्यूचर के लिए सिक्योर हो जाता है, रिटायरमेंट के लिए और सोशल सिक्योरिटी के लिए। बहुत सारे रजिस्ट्रेशन आजकल ऑनलाइन हो गए हैं, उसी तरह से ईपीएफ का रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन हो गया है। एम्प्लॉयर को ईपीएफओ पोर्टल पर जाना पड़ता है, कुछ डिटेल्स डालनी पड़ती है, जैसे एस्टेब्लिशमेंट की डिटेल, एस्टेब्लिशमेंट का नाम, एड्रेस, पैन नंबर, कॉन्टैक्ट पर्सन की डिटेल डालनी पड़ती है। अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री लाइसेंस की डिटेल डालनी पड़ती है। एमएसएमई या स्टार्टअप है तो उसकी डिटेल्स डालनी पड़ती है। ब्रांच की इंफॉर्मेशन और एनआईसी कोड फॉर बिजनेस एक्टिविटी डालना पड़ता है। इसके साथ ही कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिक्वायर होते हैं जो मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन के लिए, जो इस तरह से है। नंबर 1 पैन कार्ड ओनर का, नंबर 2 आधार कार्ड, नंबर 3 जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, नंबर 4 एड्रेस प्रूफ, नंबर 5 कैंसल्ड चेक, नंबर 6 रेंट एग्रीमेंट, नंबर 7 लाइसेंस प्रूफ फ्रॉम द अथॉरिटी एंड नंबर 8 लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैंडेटरी है डीएससी। अगर आपका डीएससी है तभी आप ये रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं और रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करते टाइम आपको ये अटैच करना है। पीएफ रजिस्ट्रेशन करना सिर्फ एक कंप्लायंस नहीं है, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये अगर आपने नहीं किया तो आपके ऊपर पेनल्टीज लग सकती है, इंटरेस्ट चार्ज होते हैं, कंपनी की रेपुटेशन खराब होती है और एम्प्लॉय वेलफेयर पर क्वेश्चन उठता है। इसके साथ ही ऑडिट और इंस्पेक्शंस के केसेस में भी ईपीएफ का कंप्लायंस जो होता है वो एक मेजर चेक पॉइंट होता है। अगर ईपीएफ प्रॉपरली और टाइमली पे हो रहा है और सारे कंप्लायंसेस टाइमली बेसिस पर हो रहे हैं तो ये एक मेजर पॉजिटिव पॉइंट होता है ऑडिट और इंस्पेक्शन के केस में। सो इन सिंपल वर्ड्स, ईपीएफ का कंप्लायंस अगर स्मूथ है तो आपका पीस ऑफ माइंड मेंटेन रहेगा। बिजनेस के इतने सारे टास्क और कंप्लायंसेस बहुत बार ओवरवेलमिंग हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम क्या करें और क्या नहीं, लेकिन ऑटोमेशन का यूज करके आप बहुत सारे टास्क जो है वो इजी बना सकते हैं। मैं जिस सॉफ्टवेयर का यूज करती हूँ उस सॉफ्टवेयर की हेल्प से मैं बहुत सारे मंथली कंप्लायंसेस और टास्क को अपना ऑटोमेट कर सकती हूँ और इजीली अपने सारे रिपोर्ट्स को हैंडल कर सकती हूँ, जो कि मुझे रियल टाइम बेसिस पर मिलते हैं। इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से मुझे जीएसटी रिपोर्ट्स जैसे जीएसटीआर 1 की सेल्स रिपोर्ट और जीएसटीआर 2B की परचेज रिपोर्ट तो मिलती ही है, इसके साथ ही साथ ये मुझे वेरियस ऑटोमेटेड रियल टाइम रिपोर्ट्स प्रोवाइड करता है, जैसे ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस, डे बुक रिपोर्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके साथ ही ये मुझे स्पेसिफिक रिपोर्ट्स जैसे अकाउंट रिसीवेबल के केस में टीडीएस रिपोर्ट्स, एचएसएन रिपोर्ट्स, जीएसटीआर 1 रिपोर्ट्स, वहीं अकाउंट्स पेबल के केस में वेंडर रिपोर्ट्स, टीडीएस रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स और जीएसटीआर 2B रिपोर्ट्स जैसी स्पेसिफिक रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड करता है। साथ ही ये मुझे जीएसटीआर 2B और बुक्स का रिकंसिलिएशन करने में भी हेल्प करता है।
इस तरह से मैं बहुत सारे कंप्लायंसेस ऑटोमेट करके उन्हें अपने बिजनेस से स्ट्रीमलाइन करती हूँ और अपने बिजनेस पर ज़्यादा फोकस कर सकती हूँ। इसके साथ ही ईपीएफ और पीटी जैसे कंप्लायंसेस के लिए भी ये मुझे एम्प्लॉय के एक्सपेंसेस और एम्प्लॉयज़ को मैनेज करने में हेल्प करता है। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिस्कशन ईपीएफ को लेके। आज हमने जाना ईपीएफ क्या होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ईपीएफ रजिस्ट्रेशन किसको करना पड़ता है, और हमने ब्रीफ में देखा कि रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और रजिस्ट्रेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है या आप हमें कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में बताएं। इसके साथ ही अगर आप ईपीएफ रजिस्ट्रेशन पर डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें नीचे कमेंट में बताएं। थैंक यू।